हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार। मैं प्रशांत द्विवेदी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिविजन्स का क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चा पार्टी क्लास 10th के थर्ड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज के पार्ट 2 के बारे में। इट मीन एक्सरसाइज 3.2 मैथ्स का NCERT। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला वीडियो आया था, इसमें हम लोगों ने कंसिस्टेंस और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती हैं, इन सब बातों को हमने समझा था और उस पर हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब इसके बाद यहाँ स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। आपको पता करना है कि अगर इन रेशियोज कंपेयर करें बिना ग्राफ ड्रॉ किए तो वो लाइनें एक दूसरे के साथ प्लेन में क्या रिलेशन बनाती हैं, मतलब पैरेलल होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी या कोइंसिडेंट करेंगी, क्या होंगी, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 केस बनता है। ध्यान दीजिएगा, जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 केस बनता है तो लाइनें कैसी होती हैं, पैरेलल नहीं होती, इंटरसेक्टिंग होती है। मत सोचना पैरेलल, ठीक है, कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग होती है। अगर तुम्हारे दिमाग में लिखते शुरू हो जाता है तो मत सोचना, कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग होती है। इसके बाद दूसरा केस क्या होता है, जब लाइनें पैरेलल होती हैं, कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये केस कैसा हो जाएगा, ये केस हो जाएगा आपका पैरेलल। बाबू कैसा हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा पैरेलल। एंड द लास्ट वन इज A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब ये केस आता है तो होता है कंसिडेंट। कैसा होता है बेटा, कंसिडेंट। ये तीन केसेस बनते हैं जब एक ही प्लेन में लाइनें होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। फर्स्ट दिया गया आपको 5x - 4y और +8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप इसे कंपैरिजन करते हैं A1x + B1y और +C1 इज इक्वल टू 0 से, तो आपको A1 की वैल्यू मिलती है 5, B1 की वैल्यू मिलती है -4 और C1 की वैल्यू मिलती है 8। बोलो मिला A1, B1 और C1। ऐसे अगर आप दूसरे का जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है 7x और +6y और -9 इज इक्वल टू 0। बेटा इसका कंपेरिजन करते हैं आप A2x और +B2y और +C2 इज इक्वल टू 0 से, तो A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 और B2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 और C2 इज इक्वल टू हो जाएगा -9। ये A1, A2, B1, B2 और C1, C2 की वैल्यूज मिल गई। अब हमें कंपेयर करना है रेशियो निकाल के। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं A1/A2 और B1/B2 से। बाबू अगर यहाँ से A1/A2 की वैल्यू हम देखें तो A1 की वैल्यू हो गई 5 और A2 की वैल्यू हो गई 7, तो A1/A2 हो गया 5/7। ऐसे अगर हम देखें यहाँ से B1/B2 की बात करें तो B1/B2 कितना हो जाएगा, B1 की वैल्यू दे रखी है -4/6। -4/6 ये सिंप्लीफाई हो सकता है, सिंप्लीफाई कर दो, 2 2 4 हो गया, 2 3 6 हो गया। यानी आप यहीं से देख पा रहे हो कि A1/A2 इज 5/7 आ रहा है और B1/B2 आ रहा है -2/3। तो यहाँ से क्लियरली आप कह सकते हो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसमें आगे कोई पॉसिबिलिटीज़ बन ही नहीं रही। अगर यहाँ से A1/A2 B1/B2 आपस में इक्वल होता तो आप चेक करते थर्ड केस को कि C1/C2 क्या इक्वल है कि नहीं है। इक्वल होगा तो पैरेलल, इक्वल होगा तो कोइंसिडेंट हो जाएगा, और पैरेलल अगर इक्वल नहीं होगा तो पैरेलल हो जाता। लेकिन तब जब हम A1/A2 और B1/B2 का रेशियो आपस में इक्वल आता तब, ठीक है। ये हो गया आपका पहला, और इससे क्या रिजल्ट आ रहा है कि लाइन दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्टिंग है। कैसी है बेटा, इंटरसेक्टिंग है। क्लियर है। अब बात करते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की। सेकंड वाला पार्ट आपसे क्या करें, सेकंड वाले पार्ट में आपको दिया गया 9x + 3y + 12 और 18x + 6y + 24। देखो हम डायरेक्टली यहाँ से A1 और A2 और A3 की वैल्यू फाइंड करें। मैं इक्वेशन राइट नहीं कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ से अगर A1 की बात करें तो A1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा बेटा, और A2 की बात की जाए तो A2 हो जाएगा 18 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट वाला ये A2 18 हो गया। और B1 की बात की जाए तो कितना होगा, वो B1 हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये B1 हो गया। और B2 कितना हो जाएगा, B2 हो जाएगा 6। और C1 की बात की जाए, C1 है लास्ट टर्म इसका, ये 12 हो गया। और C2 की बात की जाए तो ये हो गया 24। क्लियर है। A1, A2, B1, B2 और C1, C2 हो गया। अब कंपैरिजन हमें करना है, कैसे करेंगे, पहले हम A1/A2 से। तो A1/A2 कितना हो जाएगा, A1 की वैल्यू हो गई 9 और A2 की वैल्यू हो गई 18, यानी हो गया 1/2, 1/2 आ गया। अब हम करेंगे B1/B2, हमने B1/B2 किया, B1 की वैल्यू हो गई 3 और B2 की वैल्यू हो गई 6, यानी 1/2 हो गया। भाई यहाँ तो सेम आ गया,
यानी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग तो नहीं है, इंटरसेक्टिंग नहीं कर रही, एकदम क्लियर है कि अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ गया मतलब लाइन एक ही प्लेन में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, या तो कंसाइड करेगी या तो आपकी पैरेलल होगी, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं होगी। फिर आपको चेक करना है आप C1 अपॉन C2, तो C1 अपॉन C2 अगर आप देखें यहाँ पे C1 अपॉन C2, तो C1 कितना है भाई 12 दिया गया, C2 कितना है 24 दिया गया, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, आपको पता है कि ऐसा केस होने पर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 लाइन कैसी होती है, कंसिडेंट होती है। ठीक है, यानी एक दूसरे के ऊपर आएंगे, आपके ओवरलैप करेंगे, तो कैसा हो गया बाबू ये हो गया कंसिडेंट। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड केस, कैसा कंसिडेंट हो गया। बोलो बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? एकदम आसान सा केस है, कहीं कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की कि थर्ड पार्ट आपसे क्या कहता है। देखो थर्ड पार्ट में भी सेम ही काम करना है आपको, वहाँ पे भी आपको वैल्यू रख के चेक करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। यहाँ पे तो A1 A2 की वैल्यू क्या आएगी, A1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6, ठीक है, और A2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी A2 वैल्यू हो जाएगी 2, और B1 की वैल्यू हो जाएगी -3, B1 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, और B2 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। भाई Y का कोफिशिएंट कौन है, -1 है यहाँ पे थर्ड वाले केस में। और C1 की वैल्यू कितनी होगी, C1 की वैल्यू होगी 10 और C2 वैल्यू हो जाएगी 9। तो ये हो गया आपका A1 B1 और C1 हो गया, मैं डायरेक्ट राइट कर दिया भाई, और ये A2 B2 और C2 हो गया। कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो कंपैरिजन क्या है, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, तो A1 की वैल्यू हो गई आपकी 6 और A2 की वैल्यू हो गई -3, यानी आप इसको कंपेयर करेंगे कैंसिल करेंगे तो -2/1 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, -2/1। सॉरी एक ब्लंडर हो गया, यहाँ पे B1 की वैल्यू मैंने गलती से दी, यहाँ A2 की वैल्यू है 2, माफ़ कीजिएगा। तो A1 की वैल्यू हो गई 6 और A2 की वैल्यू हो गई 2, तो आपने यहाँ कंपेयर किया कितना आ गया 3/1 आया। बोलो आया। ऐसे अगर आप B1 और B2 कंपेयर करेंगे तो B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू, B1 की वैल्यू है -3 और B2 की वैल्यू है -1, यानी कितना आ गया माइनस माइनस कैंसिल हो गया 3/1। बोलो बात आ रही है कि आ रही है, समझ में आ रही है? तो A1 अपॉन A2 3/A1 हो गया, B1 अपॉन B2 भी 3/1 हो गया। ठीक, अब किसकी बारी चेक करने की, C1/C2 की। तो C1 कितना है प्रभु, C1 है 10 और C2 कितना है 9। अब आप ये बताइए A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, बट नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 है कि नहीं भाई? A1 और A1 अपॉन A2 का रेशियो B1 अपॉन B2 की तो बराबर है, ये तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है, नहीं दिया गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इट मीन्स कि ये हो जाएगा केस पैरेलल का। कैसा हो जाएगा बेटा ये केस पैरेलल का। बोलो बात समझ में आ रही बाबू की नहीं आ रही है? एकदम क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत कोई असुविधा कुछ भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी केयर कर रहे हैं तो आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे समझ में आएंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करते चलिएगा, हम लोग को भी अच्छा लगे। ठीक है, आइए बात करते हैं इसमें कोई और पार्ट तो दिया नहीं क्या। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट होता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, वो समझना जरूरी है। देखिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होता क्या है, इन दोनों का मतलब क्या हुआ। जैसे जब भी कभी एक प्लेन में 2 लाइनें दी गई हैं तो अगर वे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका मतलब ये है कि उसका एक सोल्यूशन है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। जैसे मान लीजिए एक लाइन ये दी गई, दूसरी लाइन ये दी गई, तो जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वो पॉइंट इनका एक सिंगल यूनिक सोल्यूशन होगा। और अगर मान लीजिए कि वो लाइनें एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही हैं या कंसाइड कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर, तो यानी इसका मतलब हुआ कि इनके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। बट अगर किसी केस में ये दोनों एक दूसरे को ना इंटरसेक्ट कर रही हों और ना ही कंसाइड कर रही हों, यानी एक दूसरे के पैरेलल में हो, कैसे हो? पैरेलल में हो। तो अगर पैरेलल में हो रहे हैं तो इसका मतलब हुआ इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, इनका नो सोल्यूशन होगा। तो ये केस आता है आपका जिसमें आपके कोई सोल्यूशन नहीं होते। जब नो सोल्यूशन की बात की गई मतलब पैरेलल हो गया। जब आपकी यूनिक सोल्यूशन की बात की गई बेटा, जब जिसमें आपके यूनिक सोल्यूशन होंगे, तो यूनिक सोल्यूशन मतलब क्या हो गया कि लाइन इंटरसेक्टिंग है। जब आपके इनफाइनाइट सोल्यूशन की बात की गई, यानी जिसके बहुत सारे सोल्यूशन हों, अगर उसकी बात की गई तो वो कैसा हो रहा है? वो आ रहा है आपका कंसिस्टेंट आ रहा है। ये 3 केसेस बनते हैं। अब इन्हीं तीनों केसेस के अकॉर्डिंग आपका कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बनता है। मतलब कि अगर आपके उन लोगों लाइंस का यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा,
इट मीन्स कि अगर सोल्यूशन पॉसिबल है, अगर दो लाइनें एक प्लेन में दे रखी हैं, इक्वेशन दे दो लाइनें दो इक्वेशन दे रखा है किसी एक जगह पे, तो अगर वही दोनों एक दूसरे के साथ सोल्यूशन बनाती हैं, चाहे एक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है चाहे इनफाइनाइट सोल्यूशन बनाता है, तो वो कंसिस्टेंट होगा। अगर सोल्यूशन नहीं बनाता है तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। अब देखो जैसे अभी हम लोगों ने देखा था, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में, और जो मैंने आपको बताया भी था कि अगर दो लाइनें दे रखी हैं किसी प्लेन में, तो उनका आपस में एक रिलेशन होता है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के अकॉर्डिंग आप कंपैरिजन करते हैं। तो अगर वहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 केस होगा, तो ये कैसा केस हुआ, ये लाइन का हो गया इंटरसेक्टिंग। कैसा हो गया, इंटरसेक्टिंग, तो यानी इसमें भी सोल्यूशन आएगा। और अगर ऐसा आया कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, अगर ये केस आ रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये लाइन आपकी कंसाइड कर रही है, कंसिडेंट है। तो इन दोनों केसेस में जहाँ पे यूनिक सोल्यूशन मिलेगा बेटा, और यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे, लेकिन दोनों में सोल्यूशन मिलेगा। तो अगर दोनों में सोल्यूशन मिलेगा तो ये दोनों केस जो होता है वो होता है कंसिस्टेंट का होता है, सॉरी कैसा होता है, कंसिस्टेंट का होता है। लेकिन जिसमें सोल्यूशन नहीं मिलता, यानी पैरेलल वाले में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये जो केस बनता है जिसमें आपके कोई सोल्यूशन नहीं मिलते, पैरेलल वाला, वो होता है कैसा, इनकंसिस्टेंट का। कैसा होता है बेटा, इनकंसिस्टेंट का होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इनकंसिस्टेंट में और उसके बाद पैरेलल में, इन सब में ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ों को, दोनों में अंतर रखिएगा। अगर सोल्यूशन आ रहा है उन दोनों इक्वेशन से तो यानी वो कंसिस्टेंट में आएगा, अगर सोल्यूशन नहीं आ रहा है यानी पैरेलल है तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। वही सेम चीज़ जो हमने अभी बात की उसी के बारे में आपसे कह रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। मैंने आपको बताया दो केसेस जब कंसिस्टेंट होगा तब ये रहेगा, इनकंसिस्टेंट रहेगा तो ये रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपको फर्स्ट केस दे रखा है यहाँ पे 3x + 2y। आप पहले इसको 5 को इस तरह बुलाएंगे। ध्यान रखिएगा जब भी आप कंपैरिजन कीजिए तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी ax + by + c के फॉर्म में इक्वेशन होना चाहिए। तो 3x + 2y इज इक्वल टू 5 है। जब हम 5 को इस तरह बुला लेंगे तो -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 की वैल्यू हो गई 3 और a1 की वैल्यू हो गई 3 और b1 की वैल्यू हो गई आपकी 2 और c1 की वैल्यू हो गई -5। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन दे रखा है आपको 2x - 3y और +7 था, इस तरफ आया तो -7 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से a2 की वैल्यू हो गई 2 और b2 की वैल्यू हो गई -3 और c2 की वैल्यू हो गई -7। ठीक है, कंपेयर करते हैं। पहले हम a1/a2 करेंगे। a1/a2 कितना हो गया, 3/2 हो गया, 3/2 हो गया। b1/b2 कीजिए, तो b1/b2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/-3 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, b1/b2 कितना हो गया, 2/-3। जैसे सॉल्व करेंगे तो -2/3 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा भाई, a1/a2 आ गया 3/2 और b1/b2 हो गया 2/3। तो आप क्लियरली देख सकते हो एक बार में ही कि ये a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल नहीं है। तो अगर a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल ना हो तो कौन सा केस था, याद करो, तो वो था इंटरसेक्टिंग। कैसा था, इंटरसेक्टिंग था। और अगर इंटरसेक्टिंग वाला मामला आता है तो मतलब कि उसके सोल्यूशन होंगे। क्या होंगे बेटा, उसके सोल्यूशन होंगे। तो बेटा अगर सोल्यूशन हो रहा है तो यानी वो कैसा होगा, वो कंसिस्टेंट होगा। बोलो हुआ कि नहीं होगा। तो पहला वाला केस कैसा हो गया आपका, कंसिस्टेंट हो गया। बोलो हुआ। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, एकदम आसान है, समझो, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है, उसमें कोई बवाल नहीं है। फिर देखो इसके सेकंड वाले पार्ट की, जैसे हमने फर्स्ट में किया वैसे हम सेकंड में करते हैं। ए बी सी को बस सेलेक्ट कर करके आपको लिखना रहेगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, थोड़ा हम स्पीड से करने का प्रयास करते हैं, नहीं तो आपका बहुत टाइम जाएगा। अब देखो और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग जब इक्वेशन कन्वर्ट करेंगे तो इसमें देखो ये 8 होगा, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा 2x - 3y और -8 इज इक्वल टू 0। तो a1 इज इक्वल टू हो गया 2, b1 इज इक्वल टू हो गया -3 और c1 इज इक्वल टू हो गया -8। और जब उसको इस तरफ कन्वर्ट करेंगे तो 4x - 6y -9 इज इक्वल टू 0। तो a2 इज इक्वल टू हो गया 4, b2 इज इक्वल टू हो गया -6 और c2 इज इक्वल टू हो गया -9। बोलो हुआ। चलिए यहाँ कंपेरिजन करते हैं। जैसे हमने यहाँ कंपेरिजन किया तो a1/a2 कितना हो गया, 2/4
4 हो गया, और 2/4 मतलब कितना 1/2 हुआ। ठीक, अब इसके बाद फिर हमने b1/b2 किया। जैसे हमने बेटा b1/b2 देखा तो ये -3/-6 हो गया, बोलो हुआ, माइनस माइनस कैंसिल और 1/2 आ गया। अब देखो यहाँ तो ये समझ में आ गया कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है। मतलब अभी ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, दोनों केसेस डायरेक्टली ओपन है। अब ये डिसाइड करेगा c1/c2। तो भाई c1/c2 देखिए, c1 की वैल्यू दे रखी है -8 और c2 वैल्यू दे रखी है -9, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया 8/9। तो a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, बट c1/c2 इज इक्वल टू कितना आ गया, बोलो कितना आया 8/9। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ये कब पॉसिबल था, जब लाइनें पैरेलल होंगी। तो यानी पैरेलल होने पे कैसा केस था, इनकंसिस्टेंट केस था। तो भाई ये कैसा हो जाएगा, ये केस हो जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। देखो बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक, अब देखिए थर्ड वाले केस में भी सेम ये कह रहा है। थर्ड वाले केस में आपको फ्रैक्शन दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन देख घबराना एकदम नहीं भाई, फ्रैक्शन देख घबराने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इजी वे में आप जैसे अभी तक करते हैं वैसे ही कीजिएगा। ठीक है, आपको दे रखा है 3x 3/2x दे रखा है, और प्लस 5/3 और उस तरफ 7 है, इस तरफ आएगा तो -7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 की वैल्यू हो गई 3/2 और b1 की वैल्यू हो गई आपकी, b1 की वैल्यू हो गई 5/3 और c1 की वैल्यू हो गई -7। अब इसके साथ अगर दूसरे इक्वेशन को इसको देखें तो यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ है आपका इक्वेशन है 9x - 10y और -14 इज इक्वल टू 0। सो a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, b2 इज इक्वल टू हो जाएगा -10 और c2 इज इक्वल टू हो जाएगा -14। बोलो हुआ, a1 b1 c1 हो गया और a2 b2 और c2 हो गया। चलो भाई रेशियो निकालते हैं। यहाँ पे रेशियो निकालते हैं, क्या आता है a1/a2। जैसे हमने किया a1 की वैल्यू हो गई 3/2 और अपॉन में कितना है 9/1। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा बेटा इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, इसका इससे होता है, आप सबको पता होगा। तो 3/2 × 9 हो जाएगा, यही तो होगा, और 3 3 9 यानी 1/6 आ गया। a1/a2 कितना आ गया 1/6 आ गया। अब ऐसे अगर हम बेटा b1/b2 की बात करें, b1/b2 तो b1 कितना दिया गया 5/3 दे रखा है, कितना दिया बाबू 5/3, और b2 कितना दे रखा है भाई 10 -10 दिया, -10/1 कर लेते हैं इसको। जब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये क्या आ जाएगा 5 का मल्टीप्लाई 1 से हो गया तो 5 बचा, और यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 3 और यहाँ कितना था -10। जब यहाँ 3 का और -10 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 × -10 हो गया और 5 2 10 यानी हो गया 1/-6। बोलो हुआ। अब देखो यहाँ दिक्कत आ गई, यहाँ a1/a2 जो था वो लेके आया आपके लिए 1/6 लाया, कितना लाया 1/6, लेकिन यहाँ b1/b2 जो लेके आया तो 1/-6 लेके आया, वरना सब कुछ तो इक्वल था। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 केस बन रहा है। बाबू a1/a2 इज नॉट इक्वल टू अगर b1/b2 केस बन रहा है मतलब कौन सा है, फर्स्ट केस है। कौन सा, जो उसमें आपकी लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, तो इंटरसेक्ट करेंगी तो यानी कंसिस्टेंट होगा। क्लियर है भाई, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, एकदम आसान सा है। तो भाई ये कैसा हो गया, ये हो गया कंसिस्टेंट। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 केस के। 5x - 3y - 11 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से a1 की वैल्यू हो जाएगी 5, b1 की वैल्यू हो जाएगी -3 और c1 की वैल्यू हो जाएगी -11। ऐसे आप दूसरे इक्वेशन में देखिए, दिया गया है 10x + 6y माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा +22 इज इक्वल टू 0 हो गया। बोलो हुआ। तो यहाँ से a2 की वैल्यू हो जाएगी 10 और b2 की वैल्यू हो जाएगी 6 और c2 की वैल्यू हो जाएगी 22। ये a1 a2 b1 b2 ये सब मिल गया। फिर कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कंपैरिजन किया a1/a2 का, जैसे हमने a1/a2 निकाला तो कितना हुआ, ये हो गया 5/10 हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, यानी ये हो गया 1/2 हो गया। फिर हमने यहाँ से b1/b2 निकाला तो b1/b2, जैसे हमने b1/b2 किया तो b1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो -3 है भाई, यहाँ पे -3 था तो ये हो गया -3 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है, b2 दिया गया 6, b2 कितना दिया गया 6। देखो आपको डायरेक्टली यही मिल जाता है, तो आपने यहाँ कैंसिल किया तो -1/2 मिल गया। अब देखो आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, आप प्रयास ये करोगे यार a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 मिल गया, मतलब कहानी ही खत्म, इंटरसेक्टिंग हो गया।
तो आपको कंसिस्टेंट मिल गया। C1 और अपॉन C2 चेक करने की आपको कोई ज़रूरत अब नहीं है, कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है भाई। A1 अपॉन A2 की वैल्यू भाई 1/2 और B1 अपॉन B2 वैल्यू भाई -1/2, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी कंसिस्टेंट वैसे ही हो गया। क्लियर है? बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, केवल आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पता करने के लिए रेशियो कंपैरिजन करना है। और बच्चे यहाँ भी गलती कर देते हो यार, अगर यहाँ गलती करो तो कोई क्या कर सकता है, चाहे टीचर हम हो या कोई हो, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा अगर तुम कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, 10th में पहुँच गए। चलो भाई अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की बात करते हैं। दिया गया है 4/3x और प्लस 2/2y और -8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से A1 की वैल्यू हो गई 4/3 और B1 की वैल्यू हो गई 2 और C1 की वैल्यू हो गई -8। बोलो हो। फिर दिया गया 2x प्लस 3y और -12, भाई उस तरफ 12 था, इस तरफ बुला लेंगे तो -12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो A2 की वैल्यू हो गई 2, B2 की वैल्यू हो गई 3 और C2 की वैल्यू हो गई -12। बोलो बेटा कोई दिक्कत, कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब चेक करो भाई, A1 अपॉन A2 हमने चेक किया, तो A1 अपॉन A2 कितना है 4/3 अपॉन 2/1, नहीं तो हुआ। जब ये ऊपर जाएगा इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 2 यानी 2 2 ज़ा 4 यानी हो गया 2/3। बोलो A1 अपॉन A2 कितना आ गया 2/3 आया कि नहीं आया। और जब हम B1 अपॉन B2 की बात करें तो B1 अपॉन B2 कितना हो जाएगा, B1 कहाँ गए भाई, B1 हो गई है 2 और B2 कितना हो गया 3। लो भाई B1 अपॉन B2 भी आ गया 2/3, यानी अभी तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ गया, यानी अभी दोनों केसेस हम हो सकता हो वो कंसिस्टेंट वाले में आ जाए यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन, हो सकता हो वो इनकंसिस्टेंट में आ जाए यानी नो सोल्यूशन में। अब कौन डिसाइड करेगा बताओ भैया, कौन डिसाइड करेंगे? इस ग्राह के आखिरी आदमी C1 अपॉन C2। C1 की वैल्यू दे रखी है आपकी -8 और C2 की वैल्यू दे रखी है -12, माइनस माइनस कट गया, 4 दूना 8 यानी 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हो गया भाई। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है यार, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 मिला कि नहीं मिला? अच्छा तीनों आपस में इक्वल हो जा रहा है तो कौन सा केस होगा, कौन सा केस होगा? ये वाला केस, यानी इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते थे, यानी कंसिडर्ड वाला केस। तो कितना हो गया इसके, ये सोल्यूशन हो गया कंसिस्टेंट। कैसा हो गया? कंसिस्टेंट हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी पार्ट। ठीक, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, कहीं दिक्कत नहीं होगी। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करते चलो भाई, लाइक करने में क्या जा रहा है तुम्हारा, और कमेंट करते रहो, शेयर करते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज आपकी फिनिश नहीं हो पाई। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको हम प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकें। ठीक है, अपना अपनी फैमिली ख्याल रखिएगा। बाय बाय।